तो हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन एस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और मैं अभिषेक सिसोदिया एक बार फिर से आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। आई होप आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा क्योंकि अब समय काफ़ी कम है आप लोग के पास। देखो अभी बहुत सारा के ना यूट्यूब पे वीडियोस भी आ रहे होंगे डेट्स को लेकर के, आप प्लीज़ वो सब चक्कर में मत फंसना। ओके, आप अपना रिवीजन अच्छे से करते रहो, ठीक है ना। जो भी चीज़ आपने अभी तक किया है, टेस्ट सीरीज हो और जो भी आपका नोट्स है, उन सब चीज़ को कवर करते रहो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज अपना रिवीजन मॉड्यूल 6 है ये, और इससे पहले 5 हो चुके हैं। उसको देखिए, उसको भी ज़रूर देखें आप लोग। इससे क्या होगा कि आप लोग कम कम स्टार्टिंग से, जो मैं बात कर रहा हूँ अभी से 10 महीने और 12 महीने की लगभग 1 साल का जो करंट अफेयर्स है, वो आपको कहीं ना कहीं 1-2 महीने का जो पीछे छूट ना जाए आप, तो 5 वीडियोज़ जो हो गए उसको भी कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है आज। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, द मिलिट्री एक्सरसाइज ककाडू 2024 इज बीइंग कंडक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। सवाल क्या है आपका, ककाडू 2024 नामक सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराया है, तो कोशिश करो इसका आंसर देने का। देखो जो सही आंसर हो जाएगा, ककाडू जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। मैं आप लोगों को पहले बताया था ककाडू जो है वो ऑस्ट्रेलिया का एक्सरसाइज है। ओके, आओ थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग इसको डिटेल में। तो एक्सरसाइज ककाडू, क्या नाम है, ककाडू। देखो मैं थोड़ा सा डिफरेंट एक्सरसाइज लेकर के आ रहा हूँ। बहुत सारा कॉमन होता है, जैसे युद्ध अभ्यास हो गया यूएस के साथ, तो ये सब आप जानते हो। गार्जियन हो गया और अभी इंदिरा हो गया आपका किसका, रशिया के साथ। तो ये सब चीज़ आपको हमेशा आप सुने होंगे, ठीक है ना। संप्रीति बांग्लादेश, लेकिन कुछ कुछ है जो हिडन होता है, आपको वो चीज़ जानना चाहिए। तो ककाडू जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है। ये एक बाइनियल एक्सरसाइज है। देखो हम लोग को थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा अब आज के डेट में। हो सकता है आपसे एक्सरसाइज के साथ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा ना, तो पहला उसका चांसेस ये होगा, ये एक्सरसाइज किस देश के साथ है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट हो सकता है क्या ये बाइनियल है या फिर एनुअल है। बाइनियल बोलने का मतलब क्या होता है, हर 2 साल में एक बार, इस एक्सरसाइज को हर 2 साल में एक बार कराया जाता है, ठीक है। एनुअल अगर रहा तो हर साल, ठीक है। तो ऐसा ये सब चीज़ आप लोग ध्यान रखना। इसके द्वारा होस्ट किया जाता है ककाडू एक्सरसाइज रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ, ठीक है ना। ककाडू एक्सरसाइज रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ होता है एंड इज सपोर्टेड बाय और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, और उसके साथ रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स भी साथ में रहता है, ठीक है। इंडिया की तरफ से P-81 एयरक्राफ्ट था, ठीक है ना, जो कि इंडियन नेवी का था। वो कैप्टन अजय कुमार के द्वारा वहाँ पे पहुँचा था, कहाँ पे, डार्विन इन ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे आपका ककाडू एक्सरसाइज किया गया। आई थिंक दिस इतना इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है आप लोग को एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एन एप्लीकेशन नेम्ड हाथी हैज बीन लॉन्च टू रिड्यूस एलिफेंट एंड मैन कॉन्फ्लिक्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टेट इनिशिएटिव से निम्नलिखित में से किस राज्य में हाथी और मानव संघर्ष को कम करने के लिए हाथी नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो देखो हम लोग डायरेक्ट आंसर डिस्कस करेंगे, बार बार ऑप्शंस बोल के आपका भी टाइम वेस्ट होगा और आप कंफ्यूजन भी होगा। जो सही आंसर होगा, अगर वो बार बार वही चीज़ अगर आप सुनेंगे तो एग्जाम में याद भी रहेगा, ठीक है। देखो सही आंसर क्या है, असम, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे। तो असम ने अभी हाथी नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक है, जो कि एनिमल और ह्यूमन, एलिफेंट्स और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हो, स्पेसिफिकली ये एलिफेंट्स के लिए। थोड़ा डिटेल में देखते हैं, आओ इसको। अरंग्या का मतलब क्या होता है, अरंका का मतलब ऐसे भी फॉरेस्ट होता है, ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। अरंका का मतलब फॉरेस्ट होता है। अरंक्या एक क्या है, एक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ग्रुप है, कहाँ, आसाम में, ठीक है ना, कहाँ पे, आसाम में। तो वहीं पे एक हाथी नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। अब देखो इस एप्लीकेशन से होगा क्या, इस एप्लीकेशन से वैसे होगा ये कि उसके जो वॉलंटियर्स है ना, वो रियल टाइम ना लोकेशन शेयर करते रहेंगे कि अच्छा हाँ, कुछ देर पहले जैसे किस डिस्ट्रिक्ट में हाथी देखा गया था, ओके, अभी उसका मूवमेंट किधर है, ताकि उस तरफ कोई और विलेजर्स अभी ना आ जाए। बेसिकली क्या होता है, आप जब एनिमल्स के रास्ते में आते हैं तभी आपका एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। तो बेटर हो कि हम लोग उनको अवॉइड करें, उनके रास्ते पे ही ना आ जाए, ठीक है। तो जहाँ से वो अभी क्रॉस किए हैं रिसेंटली, आपको वो जगह को अवॉइड करना है, तो यही काम होगा। तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है विलेजर्स के द्वारा दिया जाएगा, देखो बाबू हाथी का झुंड अभी कुछ देर पहले इधर से गया है, तो आप उधर ना जाए। ये एप्लीकेशन का नाम क्या है, हाथी एप्लीकेशन नाम है। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है, असम स्टेट ने लॉन्च किया, ओके, दिस इज सफिशिएंट। आगे मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना, पीस इंडेक्स से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो विच इज द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड
अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? आई होप ये आंसर आप लोग को पता होगा, क्योंकि इसको मैंने क्लास में काफी बार डील किया। सही आंसर क्या है? डेट इज आइसलैंड। ठीक है ना, तो आइसलैंड ऐसा देश है जिसको ग्लोबल पीस इंडेक्स में सबसे पहला रैंक मिला है। आओ हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। तो देखो, रिसेंटली 18th एडिशन ऑफ ग्लोबल पीस इंडेक्स, तो ये 18वां संस्करण था किस चीज का? ग्लोबल पीस इंडेक्स का। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना चाहिए कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स को कौन सी बॉडी निकालती है। सही आंसर क्या होगा? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ओके, यहाँ भी पीस है और यहाँ भी पीस है, आप लोग कोडिंग बैठा सकते हो थोड़ा बहुत। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या निकालती है? ग्लोबल पीस इंडेक्स निकालती है। ये 18वां संस्करण था और इसमें कौन सी कंट्री ने टॉप किया? डेट इज आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड ने इसको टॉप किया। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट उठ के आता है कि भारत का ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में रैंक कितना है? तो भारत का 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स में 116वां रैंक है, 116। याद रहेगा, एग्जामिनेशन हॉल में जरूर याद रखना, गलती मत करना। भारत का ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में 116 रैंक है। गॉट इट? ओके, चलते हैं हम लोग आगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसेंटली लॉन्च द भास्कर प्लेटफॉर्म विद द एम ऑफ प्रमोटिंग स्टार्टअप्स इन इंडिया? ओके, क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भास्कर मंच किसने लॉन्च किया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कॉमर्स मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल। ठीक है, याद रखना यहाँ पे पीयूष गोयल ने लॉन्च किया आपका भास्कर प्लेटफॉर्म। और डिटेल में देखते हैं हम लोग इसको। तो देखो, पीयूष गोयल मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज लॉन्च द भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। देखो, भास्कर का फुल फॉर्म आपसे क्लास में एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ओके, भास्कर क्या है? इट इज भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। ठीक है, भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। आपसे देखो, बीपीएससी फुल फॉर्म्स पे काफी ध्यान देता है और मैं आज क्लास में इस तरह के बहुत सारे फुल फॉर्म्स लेके आया हूँ जो कि आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला तो इसमें से यही हो गया भास्कर। क्या है? भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। अब ये क्या करेगा? ये एक्चुअली कोलैबोरेट करेगा किस किस चीज को? स्टार्टअप्स को, इन्वेस्टर्स को और जो भी गवर्नमेंट बॉडीज है। देखो, आप कुछ अगर स्टार्टअप करना चाहते हो तो ऐसा नहीं कि आपको मन किया स्टार्टअप करने का और आज आपने स्टार्टअप कर दिया। देखो, ऐसा नहीं होगा। आपका कुछ स्टार्टअप होगा तो उसके लिए आपका एक आइडिया होगा। ठीक है ना, आइडिया के लिए आपको बहुत सारा परमिशन लेना पड़ता है गवर्नमेंट बॉडीज से कि हाँ, इस चीज़ को किया जा सकता है कि नहीं। ओके, तो आप गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे। अब मान लो गवर्नमेंट से परमिशन मिल भी गया, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि फंडिंग की आपके पास कमी है, आपको और फंडिंग चाहिए। तो वो फंडिंग कहाँ से आएगा? वो फंडिंग आपको इन्वेस्टर्स प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली ये कोलैबोरेशन है किसका? स्टार्टअप जो पर्टिकुलर पर्सन है और इन्वेस्टर जो पैसा लगाएगा, और गवर्नमेंट बॉडीज लाइसेंस देने के लिए और बहुत सारे परमिशन देने के लिए गवर्नमेंट बॉडीज का यूज होता है। तो भास्कर जो प्लेटफॉर्म है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल के द्वारा, वो सारे इन सब स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेकर के आ जाएगा और आपका जो भी क्लियरेंस है, पॉलिसी क्लियरेंस है और आपका जो भी मॉनिटरी रिक्वायरमेंट है, सब एक जगह पे पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे भास्कर का प्लेटफॉर्म, भास्कर का हम फिर से फुल फॉर्म रिपीट कर देते हैं, भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। ओके, तो आप लोग एग्जाम में जरूर याद रखना इसको। आगे मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इंडिया विल बाय हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन सोनाबायु फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? क्वेश्चन क्या है? भारत निम्नलिखित में से किस देश से हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन सिस्टम सोनाबायु खरीदेगा? ओके, आप लोग बहुत सारे कंफ्यूजन में होगा कि भाई सोनाबायु क्या होता है। मैं बताता हूँ आपको, पहले मैं बता देता हूँ कि भारत जो है अभी सोनाबायु सिस्टम जो है कहाँ से खरीद रहा है? वो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भारत सोनाबायु खरीद रहा है। ठीक है ना, अब देखो सोनाबायु क्या है? सोनाबायु एक एंटी सबमरीन सिस्टम है। एंटी का मतलब क्या होता है? देखो, एंटी किसी भी चीज के सामने लग गया ना तो समझना उसको डिस्ट्रॉय करने वाला, उसको मतलब विध्वंस कर देने वाला। जैसे कि एंटी सबमरीन हो गया तो क्या करेगा? सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर देगा। एंटी फाइटर प्लेन हो गया तो फाइटर प्लेन्स को खत्म कर देगा। एंटी मिसाइल हो गया तो सामने मिसाइल से जो आपको अटैक कर रहा है, आप उस पर्टिकुलर चीज से मिसाइल्स को खत्म करो तो वो एंटी होता है। तो एंटी वर्ड का मतलब क्या है? कोई भी चीज जिसको हम खत्म करें, दैट इज एंटी। अब ये क्या है? सोनाबायु क्या है? देखो, सोनाबायु एक तरह का क्वेश्चन में दिया हुआ आपका एंटी सबमरीन सिस्टम है। ठीक है, देखो समझो क्या चीज है। मान लो ये समुद्र है। ओके, समुद्र में ये तुम्हारा क्या जा रहा है?
समझ लो कि ये सबमरीन जा रहा है, ठीक है ना, ये सबमरीन जा रहा है समुद्र में। अब ऊपर मान लो कोई फाइटर प्लेन है, या समझ लो कि कोई कोई हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ठीक है, हेलीकॉप्टर मान लो उड़ रहा है, ओके। अब ये फाइटर हेलीकॉप्टर है, ठीक है ना। अब ये सबमरीन तो पानी के अंदर है, तो पता कैसे चलेगा इस हेलीकॉप्टर की सबमरीन कहाँ है, ये पता चलेगा। तो देखो, अब ये हेलीकॉप्टर क्या करेगा, सोना बायु सिस्टम है इसको ड्रॉप करेगा, ठीक है ना, इसको नीचे गिराएगा। जैसे ही सोना बायु सिस्टम पानी पे सरफेस से पहुंचेगा तो पानी पे फ्लोट करता है, ठीक है ना। ये समझो कि ये सोना बायु सिस्टम ही है, ये सोना बायु सिस्टम पानी पे फ्लोट करेगा और नीचे से इसका एक एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है ना, एक्सपैंड होने वाला इसका सिस्टम है। अब ये जो एक्सपैंड होगा, जैसे बहुत समझ कि कुछ तार जैसा, कुछ रस्सी जैसा खुल जाएगा सरफेस से थोड़ा दूरी तक, ओके। अब ये जो सिस्टम है ना, ये सारा चीज नीचे जो गतिविधि चल रहा है, जो भी एक्टिविटीज चल रहा है समुद्र के नीचे, पानी के नीचे, वो सारा इंफॉर्मेशन वो इस हेलीकॉप्टर को प्रोवाइड करेगा। ये सारा इंफॉर्मेशन जो है इस हेलीकॉप्टर को प्रोवाइड करेगा। और इसी तरह ये इंफॉर्मेशन के साथ ये भी प्रोवाइड कर देगा कि इस पर्टिकुलर जगह पे एक सबमरीन है, ओके। जैसे ही इस हेलीकॉप्टर को इंफॉर्मेशन मिला कि यहाँ पे सबमरीन है, ये हेलीकॉप्टर तुरंत अपना मिसाइल लॉन्च करेगा और इसको खत्म कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका सोना बायु सिस्टम काम करता है। आपको लोग को हम थोड़ा मतलब एक्सप्लेन कर दिए डिटेल में, ताकि आप लोग को आइडिया रहे, जनरलाइज्ड आइडिया। आप चाहो तो नेट पे सर्च करके कुछ इमेजेस भी देखोगे तो आइडिया बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है, सोना बायु सिस्टम के द्वारा। लेकिन फंक्शनिंग यही है। और हम लोग कौन से देश के साथ खरीद रहे हैं, अमेरिका से ये खरीद रहे हैं सोना बायु सिस्टम, ठीक है। और देखो, तो यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ डिसाइडेड टू सेल हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर, ठीक है ना, हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर, जिसका नाम सोना बायु है, वर्थ रुपीस नहीं, डॉलर में 52.8 डॉलर्स, मिलियन डॉलर्स, बहुत महंगा होता है, 52.8 मिलियन डॉलर्स भारत लगा के ये खरीदेगा सोना बायु सिस्टम। किससे खरीद रहा है, यूएसए से, ठीक है ना, याद रखना यूएसए से। इट विल एनहांस इंडियाज कैपेसिटी टू कंडक्ट एंटी सबमरीन वारफेयर। सब ये सोना बायु सिस्टम आ जाने से क्या होगा, भारत का कहीं ना कहीं एंटी सबमरीन जो एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि उसका डिफेंस कैपेबिलिटीज और बढ़ेगा, ठीक है। चलते हैं आगे हम लोग। सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली ओमान होस्ट ईस्टर्न ब्रिज 7 एंड अल नजा 5 एक्सरसाइज। ध्यान रखना, ओमान ने अभी 2 एक्सरसाइज, क्या नाम है उस दोनों एक्सरसाइज का, सबसे पहला ईस्टर्न ब्रिज 7 और दूसरा अल नजा 5 एक्सरसाइज। 2 एक्सरसाइजेज हैं, आपको बताना ये 2 एक्सरसाइज ओमान कौन से देश के साथ मिलकर कर रहा है। तो सही आंसर आपका है भारत, ओके, याद रखना इस चीज का। तो भारत के साथ अभी ओमान ईस्टर्न ब्रिज और अल नजा 5 एक्सरसाइज कर रहा है, ओके, याद रहेगा आप लोग को। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट आपको एग्जाम में आएगा ये चीज, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, ओके, वर्टिकल लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भारत ने भी लॉन्च करके देखा। तो आपको बताना है भारत इसका परीक्षण कहाँ किया, ओके। देखो यहाँ पे ना PLSRSM का फुल फॉर्म भी ध्यान रख लो तुम लोग थोड़ा, वर्टिकल लॉन्च सरफेस शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, ठीक है ना, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ऐसे भी कहीं भी सैम देखो ना आप लोग, सैम SAM, तो ध्यान रखना सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होगा, वो बहुत बार कोडिंग में आप लोग को दिख जाता है, ठीक है, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा, चांदीपुर उड़ीसा। तो भारत ने अभी वर्टिकल लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम कहाँ पे अपना टेस्टिंग किया, चांदीपुर उड़ीसा में। और आपको बता दूं कि ये सक्सेसफुल हुआ, वर्टिकल लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। तो बहुत ही अच्छा, आज जो है ना थोड़ा डिफेंस पे चीज़ें घूमेंगी, मैं थोड़ा डिफेंस का ऐसा मिसाइल सिस्टम से सब चीज़ लेकर के आया हूँ। तो टॉपिक वाइज चीज़ें चलाने से क्या होता है ना कि आप लोग चीज़ों को याद रखते हैं। इससे पहले एक रिवीजन सीरीज में मैंने अवार्ड्स को कवर किया था, ओके। उससे पहले जो भी चीज़ तुम्हारा वारफेयर्स का था उसको कवर किया था, ठीक है ना। अवार्ड्स में तुम्हारा भारत रत्न और पद्मा अवार्ड, सारे अवार्ड्स इससे पहले आप लोगों को कराए जा चुके हैं, ज़रूर वो सब सीरीज आप लोग देखिए, ठीक है, ओके। चलते हैं आगे हम लोग। तो जान लो यहाँ पे कि इंडियन नेवी एंड DRDO, इंडियन नेवी किसके साथ मिलके, DRDO का फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड वर्टिकल लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, ठीक है ना, कब, 12 सितंबर को, चांदीपुर आइलैंड इन उड़ीसा, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए, तो कुछ टॉपिक है, कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक हम लोग देख लेते हैं उसको, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मल्टीपल क्वेश्चंस है, तो उसको हम लोग टॉपिक के फॉर्म में जानते हैं। तो पहला है तुम्हारा राइट अगेंस्ट अफेक्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, क्या आया था अभी कुछ दिन पहले, आर्टिकल आया था आपका, दैट वाज जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली आप कौन कौन से, देखो जलवायु परिवर्तन होना, क्लाइमेट चेंज होने से आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है ना कहीं आपके मौलिक अधिकार, आपका जो फंडामेंटल राइट्स है उसका हनन है, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन सा आपका फंडामेंटल राइट्स आपको बोलता है कि आपके लिए एक स्वच्छ वातावरण, जलवायु होना जरूरी है, ठीक है ना। और अगर ये इसमें बदलाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल राइट्स का वो हनन है, ठीक है ना, उसका वायलेशन है। तो ये देखो, ये दो आर्टिकल्स बोलते हैं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कौन सा आर्टिकल है जो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21, ठीक है ना। आर्टिकल 14 दैट इज राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी कैसे, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसमें सब कोई समान उससे अफेक्ट नहीं हो रहा, मतलब जो जितने तरह के लोग हैं सबको इक्वली इफेक्ट नहीं कर रहा। जो अमीर लोग हैं, जैसे कि हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है, गर्मी बहुत बढ़ गई, तो अमीर लोग क्या है, अपना एसी ऑन कर ले रहे हैं, लेकिन बेचारा गरीब पंखा भी नहीं चला पा रहा है कि नहीं, तो उसको तो गर्मी ज़्यादा झेल रहा है वो, समझ रहे हो बात को। वो एसी में रह रहे हैं, एसी में कार में घूम रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो गरीब है वो बेचारा पंखे में किसी तरह अपने आप को सर्वाइव कर रहा है। तो जलवायु परिवर्तन सबके लिए समान नहीं है। दूसरा, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ आपको आर्टिकल 21 बोलता है कि आपके लिए सुख सुविधाएं होनी चाहिए जिससे कि आप एक अच्छी जीवन जी सके। लेकिन अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है और आपको इससे प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ का, वो राइट टू लाइफ का जो आपका आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स है उसका हनन है, ठीक है। तो दो राइट्स आप लोग ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 14 ओके और आर्टिकल 21, ये दो राइट्स जो हैं आपके अफेक्ट होते हैं जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से, ठीक है। किसी को डिटेल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था वो देखना हो तो आप लोग आराम से देख सकते हैं, बाकी मैंने क्रक्स आप लोग को बता दिया, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा था उसका इम्पैक्ट आर्टिकल 14 के थ्रू बताया गया है और आर्टिकल 21 के थ्रू बताया गया है, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ आप लोग ध्यान रखना, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14। सेम चीज़ इसमें भी लिखा हुआ है, 21 वाला हो गया कि जो भी एयर पॉल्यूशन है आपको उस एयर पॉल्यूशन में जीना नहीं है, आपके लिए स्वच्छ वातावरण होना जरूरी है, अगर कहीं नहीं है तो आपके फंडामेंटल राइट्स ये वायलेशन है। और आर्टिकल 14 सिंपली बता रहा है कि पुअर कम्युनिटीज जो होते हैं वो ज़्यादा सफ़र करते हैं रैदर देन जो वेल ऑफ सेक्शंस हैं, जो अमीर घराने के, वो कम अफेक्ट उनको असर पड़ेगा, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे हम लोग। एक और अभी रिसेंटली न्यूज़ आया था, डेट वाज नमो ड्रोन दीदी परियोजना, ठीक है ना। तो ड्रोन दीदी योजना ये क्या चीज़ है, ड्रोन दीदी योजना हम लोग इसको समझते हैं, आओ देखो। तो ड्रोन दीदी योजना महिलाओं को मिला कमाई करने का सुनहरा अवसर। कैसे भाई, क्या है इसमें, आओ जानते हैं। देखो, नमो ड्रोन दीदी स्कीम क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड नमो ड्रोन दीदी स्कीम अंडर द सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम। तो पहले जान लो कि कौन से प्रोग्राम के अंदर नमो ड्रोन दीदी को लॉन्च किया गया है, दैट इज सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम। एक स्टेटमेंट तो आप लोग का यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन में, ओके। अब आगे हम लोग बात करेंगे ये स्कीम आपको क्या दे रहा है, मतलब जो भी महिलाएं उनको क्या दे रहा है। द स्कीम एम्स टू, स्कीम का उद्देश्य है टू एम्पावर रूरल वुमेन बाय प्रोवाइडिंग देम विथ एग्रीकल्चर ड्रोन्स, ओके। तो जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी महिलाएं हैं रहती हैं उनको एक्चुअली क्या किया जा रहा है, उनको ड्रोन तुमको पता ही है, विदाउट ह्यूमन व्हीकल्स जो मूव करता हो, दैट इज ड्रोन, ठीक है ना। आप लोग सबको देखिए हो गया, आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है, ओके। तो ग्रामीण परिवेश में रहने वाली महिलाओं को एग्रीकल्चर ड्रोन, मतलब खेती के लिए ड्रोन दिया जा रहा है, ठीक है ना। और उसके साथ उनको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, ट्रेनिंग देम टू बिकम ड्रोन पायलट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, उनको ड्रोन पायलट बनाया जा रहा है, ड्रोन को जो चला सके, ड्रोन को जो उड़ा सके। अब इसको क्यों जरूरी है, देखो ड्रोन से खेती कैसे हो सकता है। देखो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, जैसे पेस्टिसाइड्स हम लोग जो छिड़कते हैं खेत में, तो उसको हम लोग ड्रोन्स के थ्रू छिड़क सकते हैं। जैसे ड्रोन में कुछ कई कंटेनर में भर दिए और ड्रोन उड़ते जा रहा है, छिड़कते जा रहा है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, पेस्ट मॉनिटरिंग, कहाँ पे कीड़ा लग रहा है, कहाँ पे कीड़ा नहीं लग रहा है, हम लोग ड्रोन में कैमरा लगा दिए और ड्रोन को उड़ा रहे हैं, तो हर जगह ड्रोन क्या कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, कैमरा के थ्रू दिख रहा है हम लोग को, अच्छा इस पर्टिकुलर जगह पे कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है तो वहाँ पे जाके ठीक किया जा सकता है उसको, जो भी कीड़ा है वहाँ पे पेस्ट वेस्ट देख के उसको हटा देंगे।
तो ये सारे काम जो होगा वो ड्रोन पायलट ड्रोन दीदी स्कीम के थ्रू कराया जाएगा, ठीक है ना। अब देखो उसमें पैसा कितना क्या चीज़ इंफॉर्मेशन है देखो, अंडर द नमो ड्रोन दीदी स्कीम 15,000 वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो 15,000 लगभग वुमेन महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो आपका सहायक समूह जो है डेट विल रिसीव एग्रीकल्चर ड्रोन, तो 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एग्रीकल्चर ड्रोन्स मिलेगा टू असिस्ट इन क्रूशियल टास्क सच एस क्रॉप मॉनिटरिंग, क्रॉप मॉनिटरिंग का मतलब कि अनाज का निगरानी किया जाएगा, एंड फर्टिलाइजर्स स्प्रेइंग, ठीक है ना, फर्टिलाइजर स्प्रेइंग आपको हम बताएं कि फर्टिलाइजर्स को छिड़कना, और बीज को भी सो, बीज का सो मतलब बीज सोइंग मतलब क्या होता है, बीज छिड़कना जमीन में, तो ये सारे काम ड्रोन्स के थ्रू हो जाएंगे। और इसको करने के लिए महिलाओं को प्रॉपर उनको इनकम दिया जाएगा, मंथली सैलरी मिलेगी। ओके, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश के महिलाओं के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। ओके, नमो ड्रोन दीदी स्कीम के द्वारा। ओके, चलते हैं आगे, ये क्लियर हो गया ये पॉइंट आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स द सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन। ओके, देखो ये ना सिटीज का एक्चुअली फुल फॉर्म है, ध्यान रखना है यहाँ पे, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सिटीज 2.0, इसमें सिटीज का फुल फॉर्म क्या है, सिटीज का फुल फॉर्म है सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन। ओके, अब ये किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, तो आप लोग को जान के मतलब इसमें ये आंसर देना चाहिए, जो सिटीज क्या होगा, अर्बन मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय आपका क्या कर रहा है, सिटीज नाम से एक इनिशिएटिव कर रहा है। और थोड़ा हम लोग डिटेल में जानते हैं सिटीज 2.0 क्या चीज है। देखो, अर्बन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन सिटीज 2.0 प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। सिटीज इज अ प्रोग्राम, इट इज अ प्रोग्राम कंसीव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, महुआई बोल देते हैं इसको। इसके साथ और कौन सी कंपनी कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो फ्रेंच की कंपनी है, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी। ओके, और उसके साथ यूरोपियन यूनियन भी है, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन है, ठीक है ना, उसके बाद फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडीज मिलके अर्बन डेवलप मतलब शहरी क्षेत्र का विकास के लिए सिटीज 2.0 नामक ऐप प्लेटफॉर्म को, प्रोग्राम को लेकर के आए हैं। आपसे क्वेश्चंस बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है ना। अब ये देखो, अब ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन बन जाता है ये सब चीज़। अब ये प्रोग्राम को कब से कब तक रन किया जाएगा, 2023 से लेके 2027 तक रन किया जाएगा। यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है, सिटीज 2.0 प्रोग्राम जो है वो 2023 से लेकर के 2027 तक के लिए आपका कराया जाएगा। अब जानते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोग्राम का। तो इस प्रोग्राम में देखो क्या करा रहे हैं हम लोग, द प्रोग्राम एम्स टू सपोर्ट competitively selected projects promoting circular economy and focus on integrated waste management at the city level। देखो बोलने का मतलब क्या है, इसमें कुछ कुछ वर्ड्स है, इसका मतलब आप लोगों को समझना चाहिए। देखो जैसे कि प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी क्या चीज़ होता है, सर्कुलर इकोनॉमी बोलने का मतलब ना, तो आज हम लोग कोई चीज़ प्रोड्यूस किए, ठीक है, मान लो कि तुम्हारे घर में दूध आता है, तो दूध किसी पैकेट में आता होगा, पैकेट थैली में आता होगा, ठीक है ना, कोई प्लास्टिक का पैकेट होता होगा। अब तुम दूध यूज़ करने के बाद प्लास्टिक का पन्नी फेंक देते हो, अब प्लास्टिक पन्नी क्या होगा, वो कलेक्ट होता है, फिर कलेक्शन होने के बाद उसको रिसाइकिल करेंगे, रिसाइकिल करने के बाद उसको फिर से यूज़ करेंगे और फिर से उसी मतलब पन्नी में आपको क्या करेंगे, दूध को पैक करके आपको फिर से देंगे। तो इसको एक्चुअली बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी, जो कि एक इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट का काम होता है। मतलब कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है उस तरीके से, जो भी चीज़ आप फेंक रहे हो उसको रिसाइकिल करके दोबारा यूज़ करके आपको आपके यूज़ के लायक बनाया जाए, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जरूरी है, आज आप जान रहे हो कि क्लाइमेट ओरिएंटेशन हम लोग को ध्यान में रखना है कि पर्यावरण बदलाव बहुत, जलवायु परिवर्तन बहुत हो रहा है, उसको हम लोग कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। यही आपका मेन उद्देश्य है आपका सिटीज 2.0 प्लेटफॉर्म का, जिसके लिए बहुत सारे इतने इंपॉर्टेंट कंट्रीज साथ में आए हैं, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है, यूरोपियन यूनियन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है। ओके, तो आपको इससे क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यूपीएससी बीपीएससी अब लगभग यूपीएससी की तरफ मूव ऑन कर चुका है, ठीक है ना। इसका टाइम पीरियड कितना रहेगा सिटीज 2.0 प्रोग्राम का, 2023 से लेके 2027 तक। सिटीज का फुल फॉर्म फिर से मैं रिपीट करता हूँ,
सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0। आई होप यहाँ पे आप लोग क्लियर हुआ होगा, काफ़ी चीज़ सिटीज 2.0 के बारे में आप लोग पता चल गया हो, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर लॉन्च द मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर along with which यूनियन मिनिस्टर। विद्युत मंत्रालय ने किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ मिलकर उन्नत और उच्च प्रभाव अनुसंधान पर मिशन माहिर शुरू किया है? देखो, माहिर का फुल फॉर्म जान लो, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो माहिर का फुल फॉर्म क्या है? मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, ठीक है ना। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा कौन से मंत्रालय के साथ किया हुआ मिलकर किया हुआ है? तो ये नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ मिलकर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को किया गया है। ओके, आप लोग ध्यान रखना है इस चीज़ का। आओ थोड़ा जानते हैं हम लोग इसके डिटेल में। तो ये हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पावर की, दैट इज ऊर्जा मंत्रालय, और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या है? नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने अभी क्या किया है आपका? मिशन ऑन एडवांस्ड हाई रिसर्च इम्पैक्ट हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर को लॉन्च किया है। अब ये क्या करेंगे? ये देखो, इसमें ना बहुत सारे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं इन द पावर सेक्टर, जो भी पावर सेक्टर में नए नए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उनका यूज़ किया जा रहा है, एंड डेवलप देम इंडिजीनियसली फॉर डिप्लॉयमेंट विद इन एंड आउटसाइड इंडिया। ओके, अब इसमें बेसिकली क्या किया जा रहा है ना कि जो भी पावर सेक्टर में वो नए नए टेक्नोलॉजीज जो हैं उनको डेवलप करना, भारत में ही उसको डेवलप करना। क्योंकि देखो, विदेश से हम लोग कोई चीज़ को मंगाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस भी होता है और हम लोग बहुत सही से उसको यूज़ भी नहीं कर पाते। अगर हम लोग खुद बनाएंगे तो एक तो हम खुद भी उसको यूज़ करेंगे और हम किसी और को दे सकते हैं रेंट पे या फिर यूज़ करने के लिए, जिसके लिए हम पैसा चार्ज करेंगे। तो देश को दोनों में चीज़ों में फ़ायदा है। एक तो घर में भी यूज़ करो अपने देश में, और बाहर देश को दो, तो कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेटिक संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन में डिप्लोमेटिक संबंध भी अच्छे स्थापित होते हैं दूसरे देशों के साथ। ओके, और अपना काम भी अच्छे से होता है। तो ये जो मिशन है आपका, मिशन माहिर, इट एम्स टू फैसिलिटेट indigenous research, development and demonstration of the latest and emerging technologies in power sector। बोलने का मतलब यही है, इस मिशन का उद्देश्य विद्युत क्षेत्र में नवीनतम एवं उभरती प्रौद्योगिकी के स्वदेशी अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन को सुगम बनाना है। आपको समझ में आ गया? और जो भी करंट टेक्नोलॉजीज हैं पावर सेक्टर से रिलेटेड, सारा चीज़ को हम लोग को खुद से डेवलप करना है। ओके, तो दैट इज सफिशिएंट। आगे मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट हैज फॉर्मुलेटेड लो कार्बन एक्शन प्लान टू स्ट्रेंथन इट्स वेस्ट मैनेजमेंट एंड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर सेक्टर। ओके, क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य ने अपने अपशिष्ट प्रबंधन और घरेलू अपशिष्ट जल क्षेत्र को मजबूत करने के लिए निम्न कार्बन कार्य योजना तैयार की है? मतलब ऐसा इस तरीके से कार्य करना है कि कार्बन एमिशन कम से कम हो। सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। सबको ध्यान रखो, बिहार ने आपका क्या भी लॉन्च किया है? लो कार्बन एक्शन ओरिएंटेड एक्शन प्लान, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से। ओके, क्या आपसे पूछ लिया जाए कौन सा राज्य अभी निम्न कार्बन कार्य योजना लेकर के आया है, तो वो बिहार है। क्योंकि आपको पता देखो, कार्बन एमिशन से क्या होता है? कार्बन एमिशन से कहीं ना कहीं उत्सर्जन से आपका बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज कैसे होता है? टेम्परेचर राइज काफ़ी ज़्यादा होगा। देखो, ये सब जो कार्बन होते हैं ना, इनमें ग्लोबल पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है, हीटिंग पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है। उसमें क्या होता है ना कि वो उत्सर्जन जो होता है कहीं ना कहीं गर्मी को अपने में एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। तो जितना कार्बन रहेगा एटमॉस्फेयर में, कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, और जितना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा उतना ही ज़्यादा जलवायु परिवर्तन होगा, जिसे हमें रोकना है, ठीक है। ओके, तो ये कार्य किसने किया है? लो कार्बन एक्शन प्लान बिहार गवर्नमेंट ने किया है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, वेयर विल इंडिया फर्स्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री बी इस्टेब्लिश्ड? क्वेश्चन क्या है? अक्टूबर 2024 तक भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? सही उत्तर आपका है, कोई ट्राई करना चाहो तो सही उत्तर है आपका ए, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में अभी हाल ही में स्टोरेज गीगा फैक्ट्री बनाया जा रहा है। ओके, फर्स्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ बनाया जा रहा है? जम्मू एंड कश्मीर में। डायरेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा,
तो आप लोग वहाँ पे इस चीज़ को जरूर याद रखना, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, रिसेंटली अंडर विच ऑपरेशन डिड इजराइल डिक्लेयर्ड वार ऑन पैलेस्टीन मिलिटेंट ग्रुप हमास। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस अभियान के तहत इजराइल ने फिलिस्तीन के उग्रवादी समूह हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। ओके, देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है इजराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा चलता है, तो अभी आपसे ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में जरूर याद रखना है। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन आयरन स्वार्ड, ठीक है। ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन आयरन स्वार्ड। इसमें क्या हुआ था कि पैलेस्टीन का जो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम क्या है, हमास, ओके, उसको इजराइल, एक्चुअली इजराइल और हमास वार पे हैं। आप लोग को ऐसे जानना चाहिए, ये हिस्टोरिकल है कि इजराइल और पैलेस्टीन का वार काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से चला आ रहा है, ठीक है। पैलेस्टीन का जो मैप था, ये जो इजराइल का भी मैप तुम देख रहे हो, तो इसमें ये लगभग पैलेस्टीन हुआ करता था। ये मैप पैलेस्टीन का, यहाँ पे एक है गाजा पट्टी, ओके। तो ये जो पैलेस्टीन का मैप था बोलो अब तो, ठीक है ना, क्योंकि अब सारा लगभग इजराइल हो चुका है, कुछ कुछ एरिया बचा हुआ है। जैसे ये गाजा में तुम्हारा क्या है, गाजा पट्टी बोलते हैं इसको हम लोग, ओके। यहीं पे तुम्हारा क्या है, हमास, गाजा में ही तुम्हारा हमास, ओके, जो कि पैलेस्टीन का आतंकवादी संगठन है, ओके, मिलिटेंट ग्रुप है जो कि इजराइल के साथ लड़ाई करता है, ओके, इजराइल के साथ वार पे है। तो इजराइल ने क्या किया, हमास के ऊपर गाजा पट्टी पे अटैक कर दिया, ओके। और इसका नाम क्या रखा, इसका नाम रखा ऑपरेशन आयरन स्वार्ड। एग्जाम में जरूर याद रखिएगा ऑपरेशन आयरन स्वार्ड आप लोग, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही शॉर्ट एंड क्लिप्स वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और डेस्टिनेशन ऐसे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस तरह से आप लोग को ऐसे करंट अफेयर्स दिए जाएं जो कि कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगे। वही सब टॉपिक्स को दिया जाए, जैसे वॉर हो गया, आर्मी के इक्विपमेंट्स हो गए, डिफेंस एक्सरसाइज हो गया, ये सारे चीज़ जो होते हैं, आपके इंडेक्सेस हो गए, ये सारे चीज़ आपके बीपीएससी बहुत ज़्यादा फोकस एरिया में रहता है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं और आप लोग को यही सब चीज़ बार बार लेकर के आया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ अगला टॉपिक भी अच्छा लगेगा आप लोग को, उस पर भी काम चल रहा है। मिलते हैं जल्दी आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।